हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑर्थो टीवी। आई एम डॉक्टर दीपेश सक्सेना और आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फ्रोज़न शोल्डर। आज के टाइम में ये जो बीमारी है फ्रोज़न शोल्डर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपने देखा होगा आपके घर में, या हो सकता है आपको खुद भी, या आपके कहीं आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो यही कंप्लेन कर रहे होंगे कि हमारे जो कंधा है उसमें दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, कंधा चला नहीं पा रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं, उसे घुमाने में दिक्कत हो रही है। तो ये जो एक कंडीशन होती है उसमें सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रोज़न शोल्डर। इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रोज़न शोल्डर को के बारे में बताने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके शोल्डर जॉइंट के बारे में, कि वो क्या होता है, कैसा दिखता है। तो जो कंधा का जो आपका जॉइंट है वो कैसे बना है। तो ये जो आपके सामने जो डायग्राम है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा कंधे का जो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, वो है। ये जो हड्डी जो हमारी हाथ की रहती है ये ह्यूमरस है, आप देख सकते हैं। ये जो बोन आ रहा है ये वाला हमारा स्कैपुला है और इधर से ये क्लेविकल आ रहा है। और ये जो आप लाल रंग से देख रहे हैं सारी की सारी ये मसल्स हैं जो यहाँ पे आकर के अपनी अलग अलग जगह आकर के इंसर्ट हो रही है, ओरिजिन हो रही है। और ये जो देख रहे हैं ये ब्लू कलर से, ये एक बरसा है जिसको यहाँ पे सब डेल्टोइड बरसा बोला गया है। जो थोड़ा आगे जा कर के एक्रोमियन जो प्रोसेस होता है, एक ये बोन है उसके नीचे ये सब एक्रोमियन बरसा भी बनाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो ये शोल्डर जॉइंट है हमारा। तो ये जॉइंट और जो मसल्स वगैरह हैं इन सब मसल्स, इन बोन्स को मिला करके जो हमारा शोल्डर जॉइंट जो बना हुआ है, इसी में जब एक तरह से एडिशंस क्रिएट होते हैं तो वो बाद में फ्रोज़न शोल्डर कंडीशन उसे में आते हैं। एक और डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज़ कि ये जो बोन है ये सामने से मैं हटा दूँ, तो बोन को हटाने के बाद में ये जो आपके सामने ये जो देख रहे हैं गोल सा जो एक तरीके से खांचा जो सामने रखा हुआ है आपके, ये गड्ढा टाइप का, जिसमें ये आपका जो बोन था वो अटका हुआ था, कटोरी टाइप की, ये आपका जॉइंट है। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं ये जो मसल्स हैं, ये इंफ्रास्पाइनेटस टेरेस माइनर मसल, सबस्कैपुलरिस और ये सुप्रास्पाइनेटस मसल, ये रोटेटर कफ की मसल है जो एक तरीके से आपके इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। और ये जो ग्लैंड फोसा है, मतलब जो गड्ढा है, इसमें जो आपका ये देख सकते हैं जो बोन है आकर के इसमें इस तरह से धंसा हुआ रहता है ये, और ये ऐसे घूमता रहता है और इस तरह से हमारा हाथ चलता रहता है। ये बेसिक जो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यही जो जॉइंट है इसमें अगर यदि किसी की तरह का जाम हो जाता है तो वही जो आपका नॉर्मल रेंज है वो मूवमेंट की वो घट जाती है और उससे हमें दिक्कत होने लगती है। हम बोलते हैं हमारा हाथ नहीं चल रहा है। तो हमारा हाथ नहीं चल रहा है ये जानने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हाथ के जो नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो हाथ है वो नॉर्मली कितना, आप एबडक्शन मतलब साइड से आप ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसका जो एक रेंज होती है मूवमेंट की, मोशन जो रेंज है पूरी की पूरी, वो 170 डिग्री तक ये नॉर्मल मानते हैं। वैसे आप देख सकते हैं कैसे किया हुआ है, इसको हम एडक्शन बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं सारी की सारी, मेडिकल टर्म्स हैं। तो वो 50 डिग्री तक आगे की तरफ लेके आते हैं, वो नॉर्मल मानते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन 130 डिग्री, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन 45 डिग्री, वर्टिकल फ्लेक्शन 165 डिग्री तक नॉर्मल रहता है। और वर्टिकल एक्सटेंशन मतलब हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इतना नॉर्मल है, पीछे की तरफ ले जाएंगे तो 60 डिग्री तक ये नॉर्मल मान के चलते हैं। अब एब नॉर्मल में क्या होता है कि अगर यदि इन सब से कम हम कर पा रहे हैं तब हम उसको एब नॉर्मल बोलेंगे। तो ये आपको नॉर्मल मुझे इसलिए बताना है जिससे आप अगर यदि ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको फ्रोज़न शोल्डर नाम की जो दिक्कत है वो है और आपको अभी दर्द रहता है, आपका हाथ चलता नहीं है, तो आप ये सामने फ़ोटो को देख करके हाल के हाल अपने हाथ को उस मूवमेंट पे उठाकर देख सकते हैं
एक अंदाजे से समझ सकते हैं कि हमारा कितना कितना एंगल तक, कितने डिग्री तक हमारा मूवमेंट हो पा रहा है। मतलब यदि इतना नहीं उठ पा रहा है तो मतलब हमें ये दिक्कत है। तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल इतना रहता है। आप देख सकते हैं कि इंटरनल रोटेशन अंदर की तरफ जब घुमाते हैं तो 70 डिग्री तक ये नॉर्मल होता है। पीछे की तरफ आप हाथ लेके जाते हो तो ये इतना 70 डिग्री तक ये भी नॉर्मल है। और एक्सटर्नल रोटेशन मतलब बाहर की तरफ हम जब हाथ को घुमाते हैं तो ये 100 डिग्री तक नॉर्मल है। तो ये सब थे कि नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट जो रहते हैं आपके कंधे पे, ये क्या क्या रहते हैं। अब हम आते हैं कि जो फ्रोजन शोल्डर है ये होता क्यों, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो सबसे ज़्यादा इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है कॉजेज़ को, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर मतलब क्या है कि कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी मतलब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। इसमें मेनली जो है एक्सरे आपको नॉर्मल मिलता है और सिर्फ एक ही फाइंडिंग मिलती है, वो होता है लॉस ऑफ मोशन। मतलब जो हाथ है वो चलना बंद हो गया। आप जाते हो, आप एक्सरे करवाते हो, एक्सरे में आपको मिलता है कि एक्सरे तो बिल्कुल नॉर्मल है, एक्सरे में कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपका हाथ नहीं चल रहा है। तो मतलब कि कोई चोट या किसी बीमारी के कारण आपको ये फ्रोजन शोल्डर नहीं हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर। तो अब क्या हो सकता है, तो इसमें जो कॉज प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर है उसमें या तो इंट्रिंसिक कॉज होगा या फिर एक्सटेंसिव कॉज होगा। तो इंट्रिंसिक जो फैक्टर्स रहते हैं वो हो सकता है एज, मतलब 40 से 60 साल की उम्र में ये बहुत कॉमन है, ये अक्सर लोगों में हो जाती है दिक्कत। और डायबिटीज़ मिलाइटिस, डायबिटीज़ मिलाइटिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शोल्डर जो फ्रोजन शोल्डर है वो डायबिटीज़ मिलाइटिस के पेशेंट में करीब 20% लोगों में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एक्सटेंसिव फैक्टर मतलब कि किसी भी कारणवश अगर आप बहुत लंबे समय तक अपने हाथ को हिलाते नहीं हो, इमोबिलाइज करके रखते हो, कंधे को हिलाते नहीं हो, तो भी ये जो फ्रोजन शोल्डर है वो हो सकता है आपको। अब हम आते हैं सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर, मतलब कोई भी किसी कारण हो सकता है, आपको चोट लग गई हो या कोई बीमारी हो वहाँ पे, तो उसके कारण अगर यदि आप अपने हाथ को नहीं हिला रहे हो बहुत समय तक तो भी वो आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि फ्रोजन शोल्डर पहले क्या होता है। जो आपका जो हाथ ही है, कंधा जो जॉइंट है, जब आपका जॉइंट आप उसको नहीं चला पा रहे हो, जाम हो गया, तो वो आपका फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं उसको। और वो क्या क्या रीज़न है, किन किन कारण हो सकता है। अब स्टेजेस जो रहती हैं फ्रोजन शोल्डर की, तो बेसिकली ये जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया। तो ये इतना आपके काम का नहीं है, इससे ज़्यादा आपके सबसे ज़्यादा जो आपके काम का है वो है ये क्लिनिकल जो फेजेस होते हैं। अब आपको ये जो क्लिनिकल फेजेस जो रहते हैं आप खुद समझ सकते हो इनको, जब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद कि आप कौन से फेज़ में अभी हो फ्रोजन शोल्डर के। तो बेसिकली जो क्लिनिकल फेजेस होते हैं फ्रोजन शोल्डर के वो 3 होते हैं। पहला फेज़ होता है पेनफुल, उसको हम लोग फ्रीजिंग भी बोलते हैं। दूसरा जो फेज़ होता है स्टिफनिंग, उसको हम लोग फ्रोजन भी बोलते हैं। जो तीसरा फेज़ होता है थ्वाइंग, उसको थ्वाइंग ही बोलते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया फ्रोजन शोल्डर को। जो पहला फेज़ है वो है दर्द वाला, उसमें होता है मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द। यूजुअली वो 2 से लेकर के 9 में, मतलब 2 to 9 मंथ्स के बीच में वो उसका ऑनसेट रहता है। दर्द होगा और हल्का हल्का जो लॉस ऑफ मोशन है हाथ कंधे पे, जो चलाने में दिक्कत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हो सकता है आपको रात के समय दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा कंधे में, और सोते समय आपको दर्द चालू हो जाता है और आप बिल्कुल ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है, रात को सोने में दर्द होता है, तो मतलब कि आपका जो फेज़ 1 है वो आपका चालू हो चुका है। आप खुद समझ सकते हैं अभी आप कौन से फेज़ में, क्योंकि वो फेज़ के हिसाब से जो है ट्रीटमेंट भी होता है इसका फ्रोजन शोल्डर का। तो जो मेनली है, अगर आपको रात को दर्द हो रहा है पूरे जो आपके कंधे पे ऊपर की तरफ अपर बैक में डेल्टोइड रीजन में, तो मतलब कि आप फेज़ 1 में। अब आता है फेज़ 2, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिफनिंग, मतलब कि जकड़ जाना, स्टिफ हो गया, बिल्कुल कठोर सा हो गया आपका, तो उसको एक और नाम दिया है फ्रोजन। तो उसमें क्या है, आपका दर्द तो हो गई होगा और साथ में आपका जो है कि आप लॉस ऑफ जो मोशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा रहता है।
मसल्स जो रहती है वहाँ के लॉस ऑफ मोशन के कारण, डिसयूज़ के कारण एट्रोफी में भी चली जाती है। मसल्स जो है वहाँ पे स्पाज्म में चली जाती हैं। अब आप सपोज़ कीजिए, अगर यदि आपको लग रहा है कि आप सुबह उठ रहे हो, आपने जैसे नॉर्मल काम होते हैं, कंघी करने के लिए आपने कंघा उठाया सिर की तरफ, आपको उसमें दिक्कत आ रही है, आपने कंघा जैसे ऊपर की तरफ सिर की तरफ उठाया, आप उठा नहीं पा रहे हो अपना हाथ ऊपर की तरफ, आपको दर्द चालू हो गया है। आपने ड्रेस पहनने के लिए, शर्ट बट पहनने के लिए अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाया, आप उठा नहीं पा रहे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका जो जॉइंट है वो बहुत स्टिफ हो गया है, मतलब आप अभी सेकेंड फेज़ में हो फ्रोजन शोल्डर के। ठीक है, आप समझ गए सेकेंड फेज़ ऑफ फ्रोजन शोल्डर कैसा रहता है। अब आता है थर्ड फेज़, जिसको हम बोलते हैं थॉइंग। पहले अपन इस शब्द का मतलब समझते हैं। थॉइंग बेसिकली ऐसे समझिए कि ऐसे सब बर्फ़ है, बर्फ़ जमने के बाद फिर जब पिघलती है तो उस प्रोसेस को अपन थॉइंग बोलते हैं। वैसे ही अब ये जो हमारा शोल्डर पहले जो बिल्कुल जम गया था, अब ये धीरे धीरे खुलने लगा है। जब ये खुलने लगता है तो फिर दर्द थोड़ा कम हो जाता है और हमारा हाथ जो होता है वो हल्का हल्का चलने लगता है। तो अब जब थोड़ा ठीक होने लगते हैं तो आपकी जो तीसरी फेज़ चालू हो जाती है उसको हम बोलते हैं थॉइंग। तो अब आप देख सकते हैं तीनों स्टेजेस में, पेनफुल, स्टिफनिंग और थॉइंग, तीनों स्टेजेस को आप समझ सकते हो और ख़ुद भी आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप अभी कौन सी फेज़ में हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्रोजन शोल्डर है। उसके बाद जो दिक्कत मूवमेंट में होती है, ये कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट बताया, तो उसके हिसाब से आपको इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, जितने मूवमेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तीसरे जो स्टेज थी उसमें आपका दर्द काफ़ी कम हो जाता है और जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं कि अब सपोज़ कीजिए कि आपको डायग्नोसिस करना है कि आपको फ्रोजन शोल्डर है कि नहीं। तो उसके लिए मेनली जो रहती हैं वो 3 चीज़ें रहती हैं जो हम क्लिनिकली करते हैं। वो उसमें एक कि हम इंटरनल रोटेशन आपके हाथ को अंदर की तरफ घुमा के देखते हैं। अगर यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको दिक्कत हो रही है, तो मतलब अंदर की तरफ घुमाने के बाद में आप पीछे की तरफ आप नहीं टच कर पा रहे हैं, तो मतलब आपको हो सकता है। उसके बाद बाहर की तरफ घुमा रहे हैं, आप 50% से भी कम घुमा पा रहे हैं तो भी चांसेस है। और आज आप हाथ को ऊपर की तरफ साइड से उठाते हैं और 90 डिग्री से ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, आपके कंधे के लेवल से ऊपर हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये सब तीनों कंडीशंस रहती हैं। बट ये कुछ डेफिनेटिव नहीं है, मे भी हो सकता है वाली कंडीशन। अब एक और तरीका होता है पता करने का कि आपको फ्रोजन शोल्डर है कि नहीं, होता है आर्थ्रोग्राफी। तो आर्थ्रोग्राफी में क्या रहता है कि बेसिकली ये डायग्नोस्टिक भी है, मतलब कि एक तरह से टेस्ट भी है और एक तरीके से थेरेप्यूटिक भी, मतलब ये ट्रीटमेंट की तरह भी एक तरह से उसको यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हम क्या करते हैं इसमें, MRI की हेल्प से हम क्या करेंगे कि इंजेक्ट करते हैं। 50% रिडक्शन होता है जॉइंट वॉल्यूम में, वो चेक करने के लिए हम जो जॉइंट जो देख सकते हैं, ये जो जॉइंट है इसमें ये जो स्पेस है ये दिख रहा है नॉर्मली, तो इसमें इंजेक्ट करते हैं जो भी रहता है, सलाइन रहता है, नॉर्मल सलाइन, वो हम इंजेक्ट करेंगे। अब इंजेक्ट करने के बाद में नॉर्मली 20 से 30 ml तक आप सलाइन आराम से इस जॉइंट पे इंजेक्ट कर सकते हो। बट अगर यदि फ्रोजन शोल्डर है तो मतलब जॉइंट का जो स्पेस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में जॉइंट का स्पेस वो कितना ख़त्म हो चुका है। तो सिर्फ आप 5 से 10 ml तक जो है इसमें इंजेक्ट कर पाएंगे। आप जब इंजेक्ट कर रहे हैं इसमें सिरिंज लगा करके, सुई लगा करके आप इसमें जब इंजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ तब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए इसमें मैंने बोला कि इसको ट्रीटमेंट डायग्नोसिस करने में तो यूज़ कर लिया आपने, पता करने में कि आपको है कि नहीं। अब ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ करेंगे वो ऐसे, क्योंकि कई बार जब आप उसको इंजेक्ट करते हैं तो जो आपके एडिशन जो यहाँ पे हो रखे हैं, प्रेशर से इसको अंदर की तरफ इंजेक्ट करने के कारण एडिशन खुद ब खुद खुल जाते हैं। और एक बार ये जकड़े हुए जो मतलब थे, जो जाम हुई थी चीज़ें, अगर वो खुल गई तो फिर आपको आराम मिलता है, दर्द में भी और मूवमेंट में भी आपका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली हमने पता कर लिया कि अब आपको इतना, इस वीडियो को देखने के बाद इतना समझ में आ गया होगा कि आपको फ्रोजन शोल्डर है कि नहीं और आप किस फेज़ में है फ्रोजन शोल्डर की, अगर है तो। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जो इसका ट्रीटमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रीटमेंट इसका मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब मेन स्टेज जो है ट्रीटमेंट का वो है फिजियोथेरेपी। जी हाँ, मेनली अपन इसमें सिर्फ फिजियोथेरेपी ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में पेन किलर दे देते हैं, इंजेक्शंस अगर लगाते हैं स्टेरॉइड के, बट जो मेन है वो फिजियोथेरेपी है।
अगर यदि आप स्टेज 1 में हैं, सॉरी मतलब कि फेज़ 1 में हैं आप अभी, जो मैंने आपको बताया था ऊपर, तो उस समय आपको पेन है, तो उस समय जो हम एक्सरसाइज करते हैं आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हल्का सा इस डायरेक्शन में जो ये जो इस एक्सरसाइज के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फेज़ 1 में जो आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं इनके लिए आपको, इन एक्सरसाइज के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और बाद में जो है कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप खुद से घर में कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उनको भी। इस डायरेक्शन में हल्के से पुश करते हैं और एंटर पोस्टीरियर भी पुश करते हैं, जिससे आपका जो यहाँ पे जो पेन है वो धीरे धीरे करके जो मूवमेंट है वो यहाँ पे खुलने लगता है और पेन है धीरे धीरे करके उसमें भी आराम मिलता है। अब आप आते हैं, अगर यदि आप फेज़ 2 में, तो उस समय क्या हो रहा है, आपको दर्द भी है, पेन भी है, साथ में जो आपका जॉइंट है वो पूरा का पूरा स्टिफ हो गया है, मतलब लॉस ऑफ मूवमेंट भी। तो क्या करते हैं कि बाहर की तरफ आपके कंधे को निकाला है पहले जितना निकल पा रहा था, उसके बाद रुकने के बाद में फिर जब समझ में आया कि इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, तो उसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ पे इसको काउडल ग्लाइड, मतलब कि ग्लाइड करते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, जिससे एडिशंस हैं वो धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं, जहाँ वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है। अब इन दोनों चीज़ों के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए कि आप अकेले खुद से नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो आप खुद अपने घर पे कर सकते हैं। एक होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये है पेंडुलम एक्सरसाइज, जो आप खुद ब खुद अपने घर पे कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, ये आपके सामने इस तरह से आप टेबल पे एक तरह से हाथ रख सकते हैं, दूसरी तरफ दूसरे हाथ को जिसमें आपको दिक्कत है उसको आपको एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट कराना है, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। पहले ऐसे करवाना है, फिर धीरे धीरे बाद में, धीरे धीरे थोड़ा टाइम के बाद में ऐसे गोल गोल सर्कमडक्टरी जो मूवमेंट होता है वो कराना है। समझ गए? ऐसा आपको दिन में 5 बार 5 से 10 मिनट के लिए करना है, अगर आप फेज़ 2 में या फेज़ 3 में, तो भी तो उससे आपको बहुत आराम मिलता है। आपका जो जॉइंट कैप्सूल काफ़ी जकड़ा हुआ है वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है। इसके अलावा और क्या एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सकते हैं, ये होती है शोल्डर एलिवेशन एक्सरसाइज। इसमें क्या करते हैं, जो आपका जो नॉर्मल हैंड है उसकी मदद से आप जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसको पकड़ के बाहर की तरफ ले जा करके घुमाते हैं, देख सकते हैं, एबडक्शन करके एक्शन रोटेशन करें, यूँ उठाएंगे उसको, ठीक है, ये भी आपको करना है। और दूसरी चीज़ आपको हैंड टू बैक, ये आप वही चीज़ नॉर्मल हाथ की मदद से पीछे की तरफ हाथ को लेकर के आएंगे इस तरह से। इस सारी एक्सरसाइज करने से आपका जो जॉइंट जो पूरा जाम हो चुका है वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है और बहुत आराम मिलता है। और एक्सरसाइज जो रहती है, एक होती है शोल्डर व्हील एक्सरसाइज। इसमें क्या करते हैं, इस तरह से ये जो व्हील दिख रहे हैं, व्हील को यहाँ उसको पकड़ के यूँ घुमाते रहते हैं। ये पेशेंट खुद से करता है और इससे धीरे धीरे जो आपका जॉइंट है वो चलता रहता है, और अगर जो आपके शोल्डर में एडिशंस होते हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और एक ये पुली एक्सरसाइज होती है, पुली को पेशेंट देख सकते हो कैसे उठा रहा है नीचे की तरफ, दोनों हाथ इधर की तरफ लेके जा रहा है, इधर लेके जा रहा है। पुली से ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। नॉर्मल वाले हाथ से आप खींचोगे तो हाथ आपका ऊपर उठेगा इस तरह से। तो ये सारी की सारी फिजियोथेरेपी थी, एक्सरसाइज थी, और यही मेन ट्रीटमेंट है, यही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रोजन शोल्डर के लिए। उसके अलावा एक और चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, सपोज़ कीजिए आपने एक्सरसाइज भी कर ली फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर जो लास्ट स्टेज जो रहता है ट्रीटमेंट में, एक रहता है वो होता है मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। उसमें क्या करते हैं अपन, आपको सबसे पहले हाथ को शून्य कर देंगे, या तो आपको बेहोश कर देंगे एनेस्थीसिया दे करके, और या फिर शून्य कर देंगे, या फिर आपको सेडेट कर देंगे। उसके बाद में जब आपको शून्य करने के बाद में जो आपका हाथ है मैनुअली, मतलब खुद से, डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो भी रहता है, बेसिकली डॉक्टर ही करते हैं, वो हाथ को धीरे धीरे करके घुमाना चालू करते हैं खुद से, जिससे जो उसके अंदर की तरफ आपका हाथ जाम पड़ा हुआ एडिशंस है वो धीरे धीरे करके रिलीज़ हो जाते हैं। जब हाथ के सारे मूवमेंट करवाते हैं, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया देने से दर्द नहीं होता है, और उस समय हम उसको मैनुअली उसको घुमाते हैं और धीरे धीरे करके एडिशन सारे रिलीज़ कर देते हैं। बट इसका एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है, ड्रॉबैक भी, ये बहुत ही संभल के करना पड़ता है, क्योंकि अगर यदि बिल्कुल भी ज़्यादा दम लगा के हमने करने की कोशिश करी तो कई बार ये फ्रैक्चर भी कर सकता है।
और इंजरी भी कर सकता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रोज़न शोल्डर जो नाम की आपने बहुत ही कॉमन टर्म मैं देखता हूँ आजकल, हर लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि सर हमें फ्रोज़न शोल्डर हो गया है, हम क्या करें। मुझे अक्सर लोग मिल जाते हैं, बोलते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर हो गया, अब हमें क्या करें, हमारा कंधा जाम हो गया, हम क्या करें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में कि आपको क्या करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, आप किस फेज़ में है फ्रोज़न शोल्डर के, ये सब मैंने इसमें बता रखा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए।